दोस्तों आज का जो वीडियो है ये खास करके उनके लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनके पास इस इन्वेस्टमेंट करने के पीछे हैं दो पर्पसेस। पहला, वो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को इस तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। दूसरा, अब क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो वो ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ पैसा ऐसे एसेट क्लास में डालना पड़ेगा जहां पर इन्वेस्टमेंट्स पर माइनर हिकअप्स हो सकते हैं, तभी तो इन्फ्लेशन को बीट किया जा सकता है। अब लेकिन जब हम माइनर हिकअप्स की बात करते हैं तो कितने हिकअप्स यानी कितना ज्यादा उतार चढ़ाव आप झेल सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। क्योंकि आप जहां इन्वेस्ट करते हो, उदाहरण के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक की कितनी वोलेटिलिटी है ये उस पर डिपेंड करता है। तो आज के इस एजुकेशनल वीडियो में वोलेटिलिटी ये एक मुख्य टॉपिक रहेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ कवर करूंगा ताकि आपको हमेशा की तरह एक एक्शनेबल इनपुट भी प्राप्त हो सके। तो बड़ी काम की चर्चा के लिए तैयार रहे, बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। अब ये वोलेटिलिटी है क्या? देखिए, एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस की जो मूवमेंट है वो किस रेट से हो रही है, इस रेट को ही वोलेटिलिटी कहते हैं। अब यहां पर मैं आपके साथ दो अलग एग्जांपल्स शेयर करना पसंद करूंगा। देखिए, कंपनी ए जिसने एक साल में 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, दूसरे साल में -5% के रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तीसरे वर्ष में यहां पर 15% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, वर्सेस कंपनी बी जिसने पहले साल में 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, दूसरे वर्ष में यानी कि दूसरे साल में 9% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, तीसरे वर्ष में यानी कि तीसरे साल में 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब बताइए किसमें हाई वोलेटिलिटी है? मेरे नजरिए से कंपनी ए में हाई वोलेटिलिटी है, क्योंकि पहले वर्ष में मेरे रिटर्न्स पॉजिटिव थे, दूसरे वर्ष में मेरे रिटर्न्स नेगेटिव हो गए, जिसकी वजह से मैं घबरा गया। ये सोचने लगा कि आखिर मैंने तब प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया। लेकिन मजेदार बात क्या है पता है? एवरेज एनुअल रिटर्न जो है वो कंपनी ए का भी 7% है, कंपनी बी का भी 7% है, लेकिन कंपनी ए के केस में ये कंसिस्टेंट नहीं है। अब इसको 1000 रुपए के एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि मात्र अगर 1000 रुपए की किसी ने इन्वेस्टमेंट की होती तो कंपनी ए और बी में उसका रिजल्ट किस तरीके से दिखता। देखिए, कंपनी ए में जहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा है वहां पर पहले वर्ष में 1000 रुपए बन जाते 1100 रुपए, वर्ष 2 में यानी कि ईयर 2 में 1100 रुपए घट के उनकी वैल्यू हो जाती 1055 रुपए की, तीसरे वर्ष में 1055 से वैल्यू बढ़कर हो जाती 1213 रुपए की, और वहीं पर कंपनी बी के सिनेरियो में जहां पर वोलेटिलिटी कम है वहां पहले वर्ष में 1000 की वैल्यू बढ़ के हो जाती 1070 रुपए की, दूसरे वर्ष में 1070 रुपए की वैल्यू बढ़ के हो जाती 1166 रुपए की, तीसरे वर्ष में 1166 की वैल्यू बढ़ के हो जाती 1224 रुपए की। अब यहां पर आप क्लियरली देख पा रहे हो कि कंपनी बी जहां पर वोलेटिलिटी कम है, एंड ऑफ 3 इयर्स अगर आप देखोगे तो वहां आपको ज्यादा अमाउंट बनते हुए दिखेगा, क्योंकि बड़ा सिंपल सा मैथ्स है दोस्तों। कंपनी ए ने वर्ष 2 में सेकंड ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया। अब उस नेगेटिव रिटर्न को ओवरकम करने के लिए कंपनी को और ज्यादा एक्सेलरेटेड रिटर्न्स बनाकर देने पड़ेंगे, तब वो उसको ओवरकम कर पाएगी। क्योंकि ये जो रिटर्न्स मैंने आपको बताए हैं ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं है, ये एनुअल रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूं। उस हिसाब से जो रिजल्ट है वो कंपनी बी का ज्यादा बेटर है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जहां पर लो वोलेटिलिटी होती है केवल पैसा वहीं बनता है, ऐसा जरूरी नहीं है। शेयर मार्केट है ये, यहां पर केवल एक रूल के हिसाब से काम नहीं होता है दोस्तों। मेरा कोर जो फोकस है ना इस वीडियो को क्रिएट करने का, आपके साथ अवेयरनेस को एक्सचेंज करने का, वो ये है कि मान लीजिए आप अपनी रिटायरमेंट एज के करीब है, आपका टाइम हॉरिजॉन जहां पर कम है, कि मान लीजिए आप 6-7 साल से स्टॉक मार्केट में है
और आपने ये सोचा था कि 10 वर्ष तक ही, 10 ईयर्स तक ही मैं इस जर्नी में पार्टिसिपेट करूंगा, तो अब आपके पास टाइम लिमिट कम है। ऐसे टाइम लिमिट में आपको हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वहां अगर आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने मिलते हैं तो उस कंपनी को टाइम लगेगा उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूं कि जो लोग रिटायरमेंट एज के करीब हैं, जिनके पास टाइम हॉरिजॉन कम है, उन्हें हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को कम रखना चाहिए या हो सके तो अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ, मैं ये जानता हूं कि लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सरसाइज जरूर है। अगर आपको ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगती है तो आप लो वोलेटिलिटी वाली जो ये स्ट्रेटजी है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी डेवलप कर सकते हो। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के अंदर भी इसके रिलेटेड एक काफी पॉपुलर स्ट्रेटजी है जिसका नाम है लो वोलेटिलिटी फैक्टर, जो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और शायद आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। अगर नहीं तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी बता देता हूँ। ये काफी सिंपल स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में जिन भी कंपनीज में वोलेटिलिटी कम है उसमें निवेश किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट होता है और एक रूल बेस्ड स्टाइल में इसकी एग्जीक्यूशन भी होती है, जिस वजह से इस स्ट्रेटजी को हम लो रिस्क में कैटेगराइज कर सकते हैं। और कम रिस्क का मतलब ये नहीं है कि रिटर्न्स नहीं बनते हैं। अगर हिस्टोरिकल डेटा को रेफर करें तो इस स्ट्रेटजी ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी बना कर दिए हैं, वो भी कम रिस्क के साथ। यही तो खूबी है ना स्ट्रेटजी की, कि कम वोलेटिलिटी वाली कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनती है तो उसमें गिरावट कम और तेजी में रिटर्न्स बहुत ज्यादा बनते हैं। और देखिए, इस माहौल में खास करके आपको लो वोलेटिलिटी वाले स्ट्रेटजीज पर खासा फोकस रखना है। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी हर किसी के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, और खास करके वो अलोकेशन जो हमने लो रिस्क के लिए रखा हुआ है, ताकि फिक्स्ड रिटर्न से थोड़े से बेटर रिटर्न्स जनरेट हो और इन्फ्लेशन को भी बीट किया जा सके। तो आइडियली ये बेस्ट है उनके लिए जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं। और इस स्ट्रेटेजी को आप ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या इंडेक्स फंड्स के माध्यम से भी अडॉप्ट कर सकते हो। और भी आपको काफी फंड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल S&P BSE लो वोलेटिलिटी ETF और इंडेक्स फंड को, जिसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को विजिट कीजिए, इस फंड के पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, समझिए। और बाकी तो आप सभी जानते हो कि शेयर मार्केट में जोखिम होता है। यहाँ पर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो उस पर मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो कहते हैं ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो जी हाँ, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिस्क होती है। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, उस रिस्क को समझकर ही आप अपने पैसे को निवेश कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज के इस एजुकेशनल वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर प्राप्त हुई होगी। अगर आप सहमति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, आगे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इस काम की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके और कहीं ना कहीं उनके लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो सके। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। क्विक और इजी अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर मैं काम की इंफॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूं, जिसे ज्वाइन करना भी बिल्कुल फ्री है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जरूर मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़े। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.